हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के विज्ञान का अध्याय 6, जिसका नाम है जैव-प्रक्रम। यह जैव-प्रक्रम का 9वां पार्ट है। इसके पहले के पार्ट अगर आप पढ़ना चाहें तो प्लेलिस्ट में उपस्थित है, आप पढ़ सकते हैं। हम लोग अभी वर्तमान में पोषण के विषय में पढ़ रहे हैं। तो पोषण में हम लोग स्वपोषी पोषण के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हमें जानना है विषमपोषी पोषण के विषय में। तो स्वपोषी पोषण के विषय में हम पढ़े थे कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन अपने शरीर के भीतर ही बनाते हैं। तो स्वपोषी जीवों में पौधे, नीले हरे शैवाल और कुछ जीवाणु आते हैं। अब आज पढ़ना है हमें विषमपोषी पोषण के विषय में। तो वैसे विषमपोषी पोषण को हम लोग परिभाषित कर चुके हैं कि वैसे जीव जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषियों पर आश्रित होते हैं। तो प्रत्यक्ष कहने का अर्थ है कि सीधे पौधों को खाना या पौधों से प्राप्त पदार्थ को खाना, यानी कि यह प्रत्यक्ष हो गया। और परोक्ष कहने का तात्पर्य है कि वैसे चीजों को खाना, जैसे मानते हैं कुछ लोग कहते हैं कि हम दूध पिए हैं, दही खाए हैं या मांस खाए हैं। तो ये तो पौधों को नहीं खा रहे हैं, लेकिन ये दूध, दही और मांस, यानी कहने का अर्थ है कि जो दूध जंतु से तैयार हुआ, तो जंतु ने कैसे तैयार किया दूध को, तो उसने भी पौधे को खाया। अगर उसको पौधा खाने को नहीं मिलता तो क्या वह दूध तैयार कर पाता? नहीं। इसलिए जंतु ने पौधा खाया तो दूध तैयार किया। इसका मतलब है कि आपने सीधे तौर पर पौधों को नहीं खाया, आप अप्रत्यक्ष रूप से पौधे को ही खा रहे हैं। यानी कहने का अर्थ है कि आप वैसे चीज को खा रहे हैं जो पौधों के द्वारा तैयार हुआ है। आप कह रहे हैं कि जंतु का मीट खाए हैं, मांस खाए हैं उसका, तो आपने कहा कि मैंने पौधों को कहाँ खाया, मैं तो जंतु को खाया हूँ। तो फिर जंतु का शरीर कैसे तैयार हुआ? तो जंतु ने पौधे को खाया तभी उसका शरीर तैयार हुआ, तब आप उस जंतु के मांस को खाए। यानी आप अप्रत्यक्ष रूप से उस पौधे को खा रहे हैं। तो हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे पर ही आश्रित होते हैं। तो विषमपोषी जो होते हैं वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे पर ही आश्रित होते हैं या स्वपोषियों पर ही आश्रित होते हैं। तो ऐसे जीव जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर आश्रित होते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं, और इस प्रकार के पोषण को हम विषम पोषण कहते हैं। अब विषम पोषण के बारे में हमें जानना है। विषम पोषण 3 प्रकार का होता है। पहला है प्राणी संपोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण और तीसरा है परजीवी पोषण। हम यहाँ बारी बारी से सबके विषय में चर्चा करेंगे आज। तो प्राणी संपोषण, तो वैसे जीव जो संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं, अर्थात अपने भोजन को खाते हैं, शरीर के भीतर ले जाते हैं और फिर उसका शरीर के भीतर ही पाचन करते हैं, और पाचन करने के बाद अवशोषण करते हैं। तो ऐसे पोषण को हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। और ऐसे जीवों में मनुष्य यानी हम लोग, फिर गाय, भैंस, घोड़ा, बाघ, हिरण, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण में क्या होता है? तो इसमें जीव क्या होता है कि सड़े गले पदार्थों से या मृत जीवों से, मृत जंतुओं या मृत पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ऐसे जीवों को मृतजीवी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि शरीर से बाहर ही रासायनिक पदार्थों का स्राव करके भोजन को विघटित कर दिया जाता है और सरल पदार्थों में तोड़ करके और उसे सीधे अवशोषित कर लिया जाता है। इसमें भोजन को शरीर के भीतर नहीं लिया जाता है। इसमें भोजन को बाहर ही सरल पदार्थों में विघटित करके और सीधे अवशोषण उसका कर लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत आते हैं फफूंदी, ईस्ट और मशरूम आदि कवक वर्ग के जीव इसमें आते हैं। अब रहा परजीवी पोषण, तो इसमें वैसे जीव आते हैं जो पौधे या जंतुओं को मारते नहीं हैं, उनको बिना मारे ही उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीवों को हम परजीवी कहते हैं, और इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। तो जैसे इसमें आता है किलनी, किलनी जैसे जंतुओं के, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि के कान के आसपास लगे होते हैं, या गर्दन पर लगे होते हैं, या उनके थन के पास लगे होते हैं, या पैर में लगे होते हैं, तो उन्हें किलनी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त जूं जो हमारे बालों में पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि हमारे
शरीर से खून को चूसते हैं और खून को चूस करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये हमें बिना मारे और अपना पोषण हमसे प्राप्त कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त लीच पानी में पाया जाता है, जो पानी में घुसने पर पकड़ लेता है और पकड़ के खून को चूसता है, जिसे जोंक भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत फीता कृमि भी आता है, जो हमारी छोटी आंत में पाया जाता है। वो हमारे द्वारा किए गए भोजन से अपना भोजन प्राप्त करता है। और इस परजीवी के अंतर्गत पौधे भी आते हैं। तो एक अमरबेल नामक पौधा होता है जो अपना पोषण पौधों से प्राप्त करता है। यह बबूल के पेड़ पर, कीकर के पेड़ पर, बेर के पेड़ पर होता है। इसमें पत्ता नहीं पाया जाता है। यह हल्का पीले रंग का होता है या हल्का लाल रंग का होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसमें पत्ते नहीं पाए जाते हैं। तो यह अपना पोषण पौधों से प्राप्त करता है। तो अपना भोजन यह खुद नहीं बनाता है, उनके द्वारा बनाए गए भोजन को अवशोषित करके और अपना काम चला लेता है। यह लता की तरह का होता है और पौधों पर पूरी तरह से उसको जाल की तरह से जकड़े रहता है और उनसे अपना भोजन प्राप्त करता रहता है। तो इस प्रकार के पोषण को हम परजीवी पोषण कहते हैं। तो ये जीव जो होते हैं जंतुओं को या पौधों को बिना मारे ही उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब हम लोग अमीबा में पोषण के विषय में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। अब हम लोग अमीबा में पोषण पढ़ने जा रहे हैं। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, हम इसे किसी भी आकार का बना सकते हैं। जैसे मैंने अमीबा को दर्शाने के लिए एक टेढ़ी बड़ी लाइन खींच करके उसको मिला दिया और उसके बीच में क्या किया, एक केंद्रक बना दिया और बिंदुओं की सहायता से इसके जीव द्रव को मैंने दर्शा दिया, यानी कोशिका द्रव को मैंने दर्शा दिया। तो इस प्रकार से आप किसी प्रकार से अमीबा का चित्र बना सकते हैं। अब रहा अमीबा एक कोशिकीय जीव है। जब जैसे मान लीजिए कि अमीबा के बगल में कोई खाद्य कण है, अमीबा को यह अनुभूति होती है कि भोजन यहाँ बगल में है। तो अमीबा के शरीर में क्या होता है, उंगलीनुमा प्रवर्ध अर्थात उभार निकलता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इसको यहाँ महसूस हुआ कि भोजन है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उंगलीनुमा प्रवर्ध निकला, उभार निकला और इससे यह भोजन को घेरने का प्रयास कर रहा है। तो इसी उंगलीनुमा प्रवर्ध को हम पादाभ या कूटपाद कहते हैं। इसी की सहायता से अमीबा चलता है। तो इसी कूटपाद की सहायता से अमीबा चलता है और यह शरीर के किसी भी हिस्से से भोजन को ग्रहण कर सकता है। ऐसा नहीं कि केवल इधर से ही यह इसी जगह स्थान से यह भोजन को ग्रहण करे। भोजन इसके किसी भी हिस्से में उपस्थित हो तो वहां से वह भोजन को ग्रहण कर सकता है। अर्थात इसके भोजन ग्रहण करने का एक निश्चित स्थान नहीं है। जैसे हमारे शरीर में हम मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, एक स्थान नियत है, उस प्रकार से अमीबा में नहीं होता है। वह शरीर के किसी भी हिस्से से भोजन को ग्रहण कर सकता है। और यह उंगलीनुमा प्रवर्ध जो देख रहे हैं, जिसे हम लोग पादाभ या कूटपाद बोल रहे हैं, तो जिसके द्वारा यह प्रचलन करता है, चलने की क्रिया करता है, वह इसके शरीर में कहीं से भी विकसित हो सकता है। किसी भी हिस्से में यह पादाभ निकल सकता है। तो इसी पादाभ की सहायता से यह भोजन को पकड़ता है। तो अगले पार्ट में देखिए यह क्या किया है कि भोजन को चारों ओर से घेर लिया है और घेर करके अपने शरीर के भीतर ले लिया। जैसे ही भोजन इसके शरीर के भीतर जाएगा, एक वैक्यूल में, एक खाद्य रिक्तिका में वो बंद हो जाता है। और भोजन जब खाद्य रिक्तिका में बंद हो जाता है तो इसी रिक्तिका में पाचक रसों का स्राव होता है, यानी एंजाइम्स का स्राव होता है और भोजन का पाचन जो होता है इसी रिक्तिका में हो जाती है। और पचने के बाद भोजन विसरण प्रक्रिया के द्वारा इसकी कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर जाता है। तो पचा हुआ भोजन इसके द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। विसरण प्रक्रिया के द्वारा वो भोजन इसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और शेष बचा अपशिष्ट पदार्थ, जो बेकार पदार्थ है, जो पचा नहीं है, उसको यह क्या करता है, वह भोजन धीरे धीरे गति करता हुआ कोशिका से बाहर निकल जाता है। तो यह खाद्य रिक्तिका हो गया और जिसके अंतर्गत खाद्य कण है, जो इसके द्वारा स्रावित किए गए
एंजाइम्स की मदद से इसमें इसका पाचन हो जाएगा और पाचन होने के बाद पचे हुए भोजन क्या होंगे, इसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे और अपचा पदार्थ धीरे धीरे गति करते हुआ कोशिका से बाहर निकल जाएगा। तो इस स्थिति में हम दिखाए हैं कि भोजन का पाचन हो चुका है और यहाँ पे पचा हुआ भोजन जो है इसके द्वारा अवशोषित कर लिया गया है। तो इसी प्रकार से अमीबा के पोषण की प्रक्रिया जो होती है संपन्न होती है। तो यहाँ क्या क्या हमने देखा अमीबा की खास बातें, हमने यहाँ देखा कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा अपने शरीर के किसी भी हिस्से से भोजन को ग्रहण कर सकता है और जिधर इसको भोजन की अनुभूति होती है इसके शरीर में एक उभार निकलने लगता है जिसके द्वारा यह प्रचलन करता है या चलने की क्रिया करता है और उसे हम लोग पादार्थ कहते हैं। पदार्थ के द्वारा यह भोजन को घेर लेता है और घेरने के बाद उसको खाद्य रिक्तिका में बंद करके अपने शरीर के अंदर ले लेता है और जहाँ भोजन का पाचन होता है, अवशोषण होता है और अपचा पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही प्रक्रिया जो है अमीबा में पोषण की प्रक्रिया है। अब एक कोशिकीय जीव है पैरामीशियम, जो इसकी तरह का नहीं है, वह भी एक कोशिकीय जीव है। इसमें जैसे भोजन जो है सब पूरे सतह से कहीं से भी ग्रहण किया जा सकता है, पैरामीशियम में वैसा नहीं है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव ही है लेकिन उसमें भोजन ग्रहण करने का एक निश्चित स्थान है। आइए अब पैरामीशियम के बारे में जानते हैं। यहाँ हमें पैरामीशियम के विषय में जानना है, इसके विषय में ज्यादा नहीं जानना है, बस अमीबा से तुलना करने के लिए थोड़ा सा इसके विषय में बता दिया गया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है लेकिन पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है लेकिन इसका आकार निश्चित होता है, नियत होता है। अमीबा के पूरे शरीर से कहीं से भी भोजन को ग्रहण किया जा सकता है लेकिन इसमें एक नियत स्थान से, एक विशिष्ट स्थान से भोजन को ग्रहण किया जाता है। और अमीबा में प्रवर्ध जो है, प्रवर्ध की सहायता से अमीबा प्रचालन करता है और अपने भोजन को पकड़ता है। और ये जो है ये बाल की तरह की जो संरचना इसमें चारों तरफ दिखाई दे रही है, यह पूरे कोशिका पर चारों ओर से फैले रहती है जिसे हम लोग पक्षयाभ कहते हैं। और इसी पक्षयाभ की गति के द्वारा भोजन उस विशिष्ट स्थान तक पहुंचता है जहां से भोजन को ग्रहण करते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है कि यह एक कोशिकीय जीव है, इसका आकार निश्चित होता है, इसमें भोजन एक निश्चित स्थान से ग्रहण किया जाता है और भोजन उस निश्चित स्थान तक इस पक्षयाभ की गति के द्वारा पहुंचाया जाता है। और पक्षयाभ जो होते हैं पूरी कोशिका को चारों ओर से घेरे रहते हैं, अर्थात पक्षयाभ से यह पूरी कोशिका जो है ढकी रहती है। अब मैं अगर आपसे एक प्रश्न करूं कि आप अमीबा को और पैरामीशियम को विषमपोषी पोषण के अंतर्गत किस भाग में रखेंगे? आप प्राणी संपोषण के अंतर्गत रखेंगे या मृतजीवी पोषण के अंतर्गत रखेंगे या आप इन्हें परजीवी पोषण के अंतर्गत रखेंगे? तो आपका उत्तर क्या होगा? हाँ, एकदम सही सोच रहे हैं आप लोग कि इन्हें हम लोग प्राणी संपोषण के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि ये अपने भोज्य पदार्थ को अपने शरीर के अंदर ले जा रहे हैं और पाचन की जो प्रक्रिया है इनके शरीर के अंदर ही हो रही है, शरीर से बाहर नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से हम इन्हें प्राणी संपोषण में ही रखेंगे। तो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है अब उसे नोट कर लेते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए पढ़ देता हूं। पहला, प्राणी संपोषण। वैसे जीव जो संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, वे प्राणी समजीव कहलाते हैं तथा इस प्रकार का पोषण प्राणी संपोषण कहलाता है। यानी ये जीव जो होते हैं भोजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं और शरीर के अंदर ही उसे पचाते हैं। तो इस प्रकार के जीव क्या कहलाते हैं? प्राणी समजीव कहलाते हैं और यह पोषण प्राणी संपोषण कहलाता है। दूसरा है मृतजीवी पोषण। वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं तथा जो भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर से बाहर ही कर देते हैं, अर्थात ये भोजन को पचाने के लिए शरीर के भीतर नहीं ले जाते हैं, ये भोजन को शरीर के बाहर ही पचा देते हैं, अर्थात सरल पदार्थों में उसे तोड़ देते हैं ताकि उनका अवशोषण हो सके। तो ये रासायनिक पदार्थों का स्राव शरीर से बाहर ही करते हैं और भोजन बाहर ही विघटित होकर सरल पदार्थों में टूट जाता है और तब वे उसे अवशोषित कर लेते हैं।
यह इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कि ये शरीर के भीतर भोजन का पाचन नहीं करते हैं, शरीर के बाहर ही भोजन को तोड़ देते हैं सरल पदार्थों में, तब अवशोषित करते हैं, तब उसका अवशोषण करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं, तथा इस प्रकार का पोषण मृतजीवी पोषण कहलाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसे फफूंदी, ईस्ट, मशरूम आदि कवक में मृतजीवी पोषण होता है। तो फफूंदी, ईस्ट और मशरूम क्या है, तो कवक वर्ग के जीव हैं। तीसरा है परजीवी पोषण, वैसे जीव जो पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं, तथा इस प्रकार का पोषण परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे अमरबेल, अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो हल्के पीले या हल्के लाल रंग का होता है। यह अधिकांशतः बैर, पीपल या बबूल के पेड़ पे पाया जाता है। यह जाल की तरह से पूरी तरफ से पौधों को घेरे रहता है और उससे पोषण प्राप्त करता है। इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं कर सकता है, इसमें पत्ते भी नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद है किलनी। किलनी के विषय में मैंने बताया था कि गाय, भैंस या बकरी के कान के चारों तरफ ही पाए जाते हैं, या गर्दन में होता है या पैरों के पास होते हैं। ये क्या करते हैं कि इन जानवरों को पकड़कर इनके रक्त पीते हैं, इनके खून पीते हैं और इनके खून से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जू हमारे बालों में होता है और ये हमारे रक्त से अपना पोषण प्राप्त करता है। लीच पानी में पाया जाता है, जिसे हम जोंक भी कहते हैं। तो ये भी जानवरों को पकड़ करके और उनका खून चूसने का काम करता है और खून चूस करके अपना पोषण प्राप्त करता है। फीता कृमि, ये हमारी छोटी आंत में पाया जाता है और हमारे शरीर से यह भोजन प्राप्त करता है। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को समझाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देते समय अगर हम अमीबा में पोषण के लिए जो चित्र बनाए थे उस चित्र को बना करके और तब लिखा जाए तो हमें पूरा मार्क्स प्राप्त होगा, अन्यथा पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग उस चित्र को जरूर बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन का उत्तर देते वक्त पहले चित्र बना देंगे और उसके बाद लिखेंगे। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसके सतह पर अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध अर्थात उभार निकलती है, जिसे पादाभ या फुटपाथ कहते हैं। इन्हीं पादाभों की सहायता से वे अपने भोजन को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। यानी वही पादाभ जो भोजन को घेरने के लिए निकलते हैं, वे भोजन के पकड़ने के बाद वे संगलित होकर खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर लेते हैं। यानी घुल मिल करके क्या करते हैं, तो खाद्य रिक्तिका बना देते हैं। अब फिर कह रहा है, इसी खाद्य रिक्तिका में भोजन का पाचन होता है। यानी उसी खाद्य रिक्तिका में पाचक रसों का अमीबा स्राव करता है और भोजन उसी खाद्य रिक्तिका में पचता है और पचा भोजन कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाता है और विसरण प्रक्रिया के द्वारा पचा हुआ भोजन जो है कोशिका द्रव्य में मिल जाता है। फिर कह रहा है, अंत में बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब पैरामीशियम के बारे में देखते हैं हम लोग। पैरामीशियम यह एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका एक निश्चित आकार की होती है। इसमें भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है जहां पर भोजन पक्षयाभ की गति द्वारा पहुंचता है। इसके बाद इसकी कोशिका का पूरा सतह बाल जैसी संरचना से ढका रहता है, जिसे पक्षयाभ कहते हैं। और एक चीज नोट के रूप में लिख लेते हैं हम लोग अमीबा के विषय में कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। बस आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताइए। अगर इसमें कोई सुधार की आवश्यकता हो तो भी कमेंट करके बताइए ताकि उसमें सुधार किया जा सके। धन्यवाद।